नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार। आज हम जावा की एक ऐसी चीज पर गौर करने वाले हैं जो हर एप्लीकेशन के लिए जरूरी है। डेटा को अंदर लेना और बाहर भेजना, यानी इनपुट आउटपुट या आईओ। जी बिल्कुल। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं, iobook.pdf, iofaq.pdf और iostreamsv4.pdf से कुछ जरूरी हिस्से जो इस सफर में हमारी मदद करेंगे। हाँ, ये काफी डिटेल्ड सोर्स है। देखिए, फाइलों से पढ़ना हो, नेटवर्क पर डेटा भेजना हो या यूजर से इनपुट लेना हो, आईओ हर जगह है। सही। लेकिन ये कभी-कभी थोड़ा पेचीदा लग सकता है। हमारा मिशन है इन दस्तावेजों की मदद से समझना कि जावा इसे कैसे संभालता है और कौन से टूल्स इसे आसान बनाते हैं। हाँ, कोशिश करेंगे इसे आसान बनाने की। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। जी। सबसे पहले ये आईओ है क्या भला? सुनने में टेक्निकल लगता है, पर असल में ये बहुत सीधा है। बिल्कुल सीधी सी बात है। जब आपका जावा प्रोग्राम बाहरी दुनिया से, जैसे हार्ड ड्राइव पर रखी फाइल या नेटवर्क कनेक्शन या कीबोर्ड, इनसे डेटा लेता है यानी इनपुट, अच्छा, या फिर इनको डेटा भेजता है यानी आउटपुट, तो वही आईओ ऑपरेशन कहलाता है। ये प्रोग्राम और बाकी चीजों के बीच बातचीत का जरिया है एक तरह से। और हमारे स्रोत बताते हैं कि ये डेटा मुख्य रूप से दो फ्लेवर में आता है ना? टेक्स्ट और बाइनरी। हाँ बिल्कुल। इनमें क्या फर्क है और जावा के लिए ये क्यों मायने रखता है? बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, टेक्स्ट डेटा जैसा नाम से ही जाहिर है, वो इंसानों के पढ़ने लायक अक्षर होते हैं, कैरेक्टर्स, जैसे कोई कहानी की फाइल। जी। जावा इन्हें कैरेक्टर दर कैरेक्टर देखता है। दूसरी तरफ बाइनरी डेटा जो है वो बाइट्स का क्रम होता है। बाइट्स। हाँ, जैसे कोई इमेज फाइल, ऑडियो फाइल या कंपाइल्ड जावा क्लास फाइल। ये मशीन के लिए मतलब रखते हैं, हम इंसानों के लिए सीधे तौर पर नहीं। अच्छा। ये जरूरी है क्योंकि जावा इनके लिए अलग-अलग टूल देता है। और ये सारे टूल्स कहाँ मिलते हैं? ये सब जावा के java.io पैकेज में भरे पड़े हैं। इस पैकेज का मकसद ही आईओ को संभालना है। ओके। और इन सब की जड़ में आप कह सकती हैं 4 बुनियादी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं। 4? हाँ। कौन कौन सी? इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम बाइनरी डेटा के लिए, मतलब बाइट्स के लिए। और रीडर व राइटर टेक्स्ट डेटा के लिए, यानी कैरेक्टर्स के लिए। अच्छा, 2 बाइट्स के लिए, 2 कैरेक्टर्स के लिए। बिल्कुल, आप इन्हें आईओ सिस्टम की नींव मान सकती हैं। लगभग बाकी सारी आईओ क्लासेस इन्हीं से निकली हैं या इनके ऊपर बनी है, कुछ नया जोड़ते हुए। ठीक है, तो ये 4 पिलर है, समझ गया। अब सबसे आम आईओ कहाँ देखने को मिलता है? अब मेरे ख्याल से फाइलों के साथ। हाँ, सही। तो फाइलों से कैसे निपटें? यहाँ फाइल क्लास का जिक्र आता है। हाँ, फाइल क्लास अहम है, लेकिन यहाँ एक बारीक बात समझनी होगी। क्या? फाइल क्लास असल में फाइल के अंदर का डेटा नहीं पढ़ती या लिखती। ओह, तो फिर क्या करती है? ये फाइल सिस्टम में मौजूद किसी फाइल या डायरेक्टरी का, क्या कहते हैं, एक तरह का पता या पहचान करता है, एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, मतलब ये फाइल का मेटाडेटा हैंडलर है। ये हमें क्या क्या करने देता है? बिल्कुल, आप इसका इस्तेमाल करके कई जरूरी चीजें पता कर सकते हैं बिना फाइल को खोले। जैसे कि? जैसे क्या इस नाम की कोई फाइल या डायरेक्टरी सच में मौजूद है? क्या मेरे प्रोग्राम को इसे पढ़ने, कैन रीड, या इसमें लिखने, कैन राइट, की इजाजत है? ये एक फाइल है, इस फाइल, या एक डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी। ये सब चेक कर सकते हैं। हाँ, और आप इसका नाम, गेट नेम, पूरा रास्ता, एब्सोल्यूट पाथ, आखिरी बार कब बदली गई, लास्ट मॉडिफाइड, और साइज, लेंथ भी जान सकते हैं। ये तो काफी काम की जानकारी है, खासकर कोई ऑपरेशन करने से पहले। बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं, और डायरेक्टरी के साथ भी कुछ कर सकते हैं। हाँ, अगर फाइल ऑब्जेक्ट एक डायरेक्टरी को दर्शाता है तो आप लिस्ट कर सकते हैं और इससे उसके अंदर की सभी फाइलों और सब डायरेक्टरी के नाम पा सकते हैं। अच्छा, लिस्ट मिल जाएगी। जी, mkdir- से नई डायरेक्टरी बना सकते हैं, रीनेम टू से नाम बदल सकते हैं और डिलीट से हटा भी सकते हैं। वाह, ये सब फाइल मैनेजमेंट के बुनियादी काम हैं जो जावा कोड से किए जा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये क्लास ऑपरेटिंग सिस्टम से सीधे बात किए बिना प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तरीके से ये जानकारी देती है। ठीक है, तो फाइल क्लास से हमने फाइल डायरेक्टरी के बारे में जान लिया। अब असल में डेटा पढ़ने लिखने पर आते हैं। पहले टेक्स्ट फाइलों से शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि फाइल रीडर और फाइल राइटर सबसे बेसिक हैं। हाँ, ये सबसे सीधी और सबसे बुनियादी क्लासेस हैं। फाइल रीडर टेक्स्ट फाइल से कैरेक्टर पढ़ने के लिए, अक्षर पढ़ने के लिए। हाँ, और फाइल राइटर उसमें लिखने के लिए। ये अक्षर दर अक्षर काम करती है। फाइल रीडर का रीड मेथड एक कैरेक्टर पढ़ता है और उसका इंटीजर मान देता है, या -1 अगर फाइल खत्म हो गई हो। लेकिन एक एक कैरेक्टर पढ़ना तो बड़ी फाइलों के लिए बहुत धीमा होगा, है ना? बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर बफर्ड रीडर तस्वीर में आता है। बफर्ड रीडर? हाँ,
ये सीधे फाइल रीडर इस्तेमाल करने के बजाय उसे अपने अंदर लपेट लेता है। इसे रैपिंग कहते हैं। ओके, लपेट लेता है। फिर ये बफरिंग तकनीक का इस्तेमाल करता है। मतलब? एक बार में फाइल से डेटा का एक बड़ा हिस्सा एक बफर मेमोरी में पढ़ लेता है। अच्छा, एक साथ काफी सारा पढ़ लेता है। जी। फिर जब आप डेटा मांगते हैं तो वो मेमोरी से मिलता है, डिस्क से बार बार नहीं। इससे डिस्क एक्सेस कम हो जाता है और पढ़ने की रफ्तार काफी बढ़ जाती है। साथ ही ये रीड लाइन जैसा एक बहुत सुविधाजनक मेथड देता है जो एक बार में पूरी लाइन पढ़ लेता है। ये बहुत काम आता है। अच्छा, तो स्पीड के लिए बफर रीडर, और मैंने स्कैनर के बारे में भी सुना है जो java.util पैकेज में है, वो इससे कैसे अलग है? स्कैनर भी टेक्स्ट पढ़ने के काम आता है और ये खास तौर पर तब बहुत उपयोगी होता है जब आपको सिर्फ स्ट्रिंग ही नहीं बल्कि इनपुट से अलग अलग तरह के डेटा जैसे नंबर, बूलियन वगैरह सीधे निकालने हो। ओ, मतलब ये पार्सिंग में मदद करता है? हाँ बिल्कुल, ये इनपुट को शब्दों या टोकन में तोड़ सकता है, जैसे स्पेस के आधार पर, और उसमें नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट लाइन जैसे मेथड होते हैं जो पढ़ना आसान बनाते हैं। कीबोर्ड से यूजर का इनपुट लेने के लिए ये बहुत लोकप्रिय है। तो फिर चुनाव कैसे करें, बफर रीडर या स्कैनर? देखिए, यहाँ एक ट्रेड ऑफ है। अगर आप बड़ी टेक्स्ट फाइलें पढ़ रहे हैं और आपको सिर्फ लाइनें चाहिए या कच्ची स्पीड सबसे ज्यादा जरूरी है, तो बफर रीडर अक्सर बेहतर प्रदर्शन करेगा। स्पीड के लिए बफर रीडर? हाँ, लेकिन अगर आप यूजर इनपुट ले रहे हैं या फाइल से मिक्स डेटा टाइप्स आसानी से पार्स करना चाहते हैं, तो स्कैनर का सिंटैक्स ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है, भले ही थोड़ी परफॉर्मेंस कम हो। तो ये जरूरत पर निर्भर करता है। समझ गया। अब लिखने की बात करते हैं। फाइल राइटर से हम कैरेक्टर स्ट्रिंग या कैरेक्टर एरे लिख सकते हैं, लेकिन एक आम गलती होती है, ये मौजूदा फाइल को मिटा देता है। हाँ, डिफ़ॉल्ट रूप से फाइल राइटर फाइल को ओवरराइट करता है। अगर फाइल पहले से मौजूद है तो उसका कंटेंट चला जाएगा। तो अगर हमें जोड़ना हो तो एंड में? हाँ, अगर आप चाहते हैं कि नया डेटा फाइल के अंत में जुड़े, मतलब अपेंड हो, तो आपको कंस्ट्रक्टर का दूसरा रूप इस्तेमाल करना होगा और उसमें ट्रू पास करना होगा। न्यू फाइल राइटर myfile.txt ट्रू। अच्छा, ट्रू लिखने से वो अपेंड मोड में खुलेगा? जी बिल्कुल। और क्या लिखने में भी रफ्तार बढ़ाने का कोई तरीका है, जैसे बफर्ड रीडर पढ़ने के लिए था? बिल्कुल, जैसे बफर्ड रीडर है वैसे ही बफर्ड राइटर है। अच्छा। ये फाइल राइटर को लपेट लेता है और लिखने के ऑपरेशन को बफर करता है, यानी डेटा सीधे डिस्क पर लिखने के बजाय पहले मेमोरी बफर में जमा होता है और फिर बड़े हिस्से में एक साथ लिखा जाता है। इससे प्रदर्शन सुधरता है। तो पढ़ने और लिखने दोनों के लिए बफर्ड वर्जन है? हाँ, इसके अलावा प्रिंट राइटर भी बहुत काम की क्लास है। ये भी राइटर को लपेटती है और इसमें प्रिंट और println जैसे मेथड्स होते हैं। जैसे system.out.println? बिल्कुल वैसे ही। तो आप ठीक वैसे ही फॉर्मेटेड टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसकी एक खास बात यह है कि ये डिफ़ॉल्ट रूप से IO एक्सेप्शन नहीं फेंकता। एक्सेप्शन नहीं फेंकता? ये तो अजीब है। हाँ, ये एरर को इंटरनली सेट कर देता है, जिन्हें आपको बाद में चेक करना पड़ता है। ये कोड थोड़ा साफ दिखा सकता है, पर एरर हैंडलिंग का ध्यान रखना फिर भी जरूरी है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि कुछ गड़बड़ हुई। ठीक है। बफरिंग की बात करते हुए फ्लश और क्लोज मेथड्स का जिक्र जरूरी है। इनमें क्या अंतर है? ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ, ये जरूरी है। जब आप बफर्ड स्ट्रीम जैसे बफर्ड राइटर इस्तेमाल करती हैं, तो लिखा वो डेटा तुरंत फाइल में नहीं जाता, वो बफर में जमा होता है, मेमोरी में। जी। फ्लश मेथड को कॉल करने पर बफर में जमा सारा डेटा जबरदस्ती डेस्टिनेशन यानी फाइल में भेज दिया जाता है, लेकिन स्ट्रीम खुली रहती है ताकि आप और लिख सकें। अच्छा, फ्लश मतलब भेज दो पर खुले रहो। और क्लोज? क्लोज मेथड पहले इंटरनली फ्लश को कॉल करता है ताकि बफर में कुछ बाकी ना रह जाए, सब कुछ चला जाए। हाँ, और फिर स्ट्रीम को बंद कर देता है। बंद करने का मतलब है कि अब आप उस स्ट्रीम पर और पढ़ या लिख नहीं सकते, और सबसे जरूरी बात, उससे जुड़े सिस्टम रिसोर्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल हैंडल रिलीज हो जाते हैं। ओह, तो क्लोज करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत जरूरी। स्ट्रीम को इस्तेमाल के बाद क्लोज करना ही चाहिए, वरना रिसोर्स लीक हो सकते हैं या डेटा अधूरा रह सकता है फाइल में। और जाहिर फाइलें संभालते वक्त कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। एक्सेप्शंस? IO ऑपरेशंस में एक्सेप्शंस आम है, जैसे अगर फाइल मिलती ही नहीं तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगा।
अगर पढ़ने लिखने में कोई और दिक्कत आती है, जैसे डिस्क फुल हो गई या परमिशन नहीं है, तो आईओ एक्सेप्शन आ सकता है। इन्हें हैंडल करना जरूरी है। बिल्कुल। पारंपरिक ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक काम करता था, जहां फाइनली ब्लॉक में आप क्लोज करते थे। लेकिन जावा 7 से आया ट्राई विद रिसोर्सेज स्टेटमेंट ज्यादा बेहतर है। हाँ, वो मैंने देखा है। आप स्ट्रीम को ट्राई के साथ डिक्लेयर करते हैं और जावा पक्का करता है कि ब्लॉक खत्म होने पर स्ट्रीम अपने आप क्लोज हो जाए, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है। जी, ये कोड को ज्यादा सुरक्षित और पढ़ने में आसान बनाता है। इसे ही इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट फाइलों की कहानी समझ आ गई, लेकिन सारी फाइलें टेक्स्ट नहीं होती। इमेज, ऑडियो, वीडियो या कोई भी कस्टम बाइनरी डेटा कैसे हैंडल करें? उसके लिए हम बाइट स्ट्रीम्स की दुनिया में आते हैं। इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम परिवार। अच्छा, अब बाइट्स की बारी। हाँ, जैसे टेक्स्ट के लिए फाइल रीडर, फाइल राइटर थे, बाइनरी के लिए फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम है। ये कैरेक्टर के बजाय बाइट्स पर काम करते हैं। तो रीड से बाइट मिलेगी? हाँ, रीड से एक बाइट पढ़ सकते हैं जिसका इंटीजर मान मिलता है, या -1 मतलब स्ट्रीम खत्म, और राइट इंट से एक बाइट लिख सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में हम एक एक बाइट नहीं पढ़ते लिखते। तो हम बाइट एरे, बाइट का इस्तेमाल करके एक साथ कई बाइट्स पढ़ते रीड बाइट या लिखते राइट बाइट है। ये ज्यादा कुशल है। किसी फाइल को कॉपी करने का क्लासिक उदाहरण इन्हीं का इस्तेमाल करता है। एक फाइल से बाइट एरे में पढ़ा, दूसरी में लिखा, जब तक खत्म ना हो जाए। और क्या यहाँ भी बफरिंग से फायदा होता है? बहुत ज्यादा। टेक्स्ट की तरह ही बाइनरी डेटा के लिए भी बफरिंग परफॉर्मेंस के लिए बहुत अहम है, खासकर बड़ी फाइलों के साथ। तो यहाँ भी बफर्ड वर्जन है? जी बिल्कुल। बफर्ड इनपुट स्ट्रीम और बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम, ये फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम को लपेटकर आंतरिक बफर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे डिस्क आईओ कॉल्स कम होते हैं और डेटा ट्रांसफर तेज होता है। ये बाइट्स के बड़े बड़े चंक्स को मेमोरी और डिस्क के बीच मूव करते हैं। फंडा वही है मतलब? हाँ, फंडा वही है। डिस्क एक्सेस कम करो, मेमोरी बफर का इस्तेमाल करो। यहाँ भी वही फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन वगैरह आ सकते हैं? बिल्कुल, नियम वही है। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन अगर फाइल न मिले, सिक्योरिटी एक्सेप्शन अगर परमिशन का मुद्दा हो और सिक्योरिटी मैनेजर लगा हो तो, और सामान्य आईओ एक्सेप्शन किसी भी दूसरी आईओ गड़बड़ी के लिए। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग और ट्राई विथ रिसोर्सेज यहाँ भी जरूरी है? उतना ही जरूरी है। कोई भी स्ट्रीम हो, रिसोर्स मैनेजमेंट और एरर हैंडलिंग जरूरी है। अच्छा लगा। अब कुछ खास आईओ टास्क देखते हैं, जैसे प्रोग्राम चलते समय यूजर से यानी कीबोर्ड से इनपुट लेना। ये कैसे होता है? कीबोर्ड से इनपुट system.in के जरिए आता है। system.in? हाँ, ये जावा में प्रीडिफाइंड है और ये एक इनपुट स्ट्रीम है, यानी एक बाइट स्ट्रीम। लेकिन हम तो कीबोर्ड पर टेक्स्ट टाइप करते हैं, कैरेक्टर्स। सही कहा। तो हमें इन बाइट्स को कैरेक्टर्स में बदलना होगा। इसके लिए कोई ब्रिज चाहिए। हाँ, और वो ब्रिज है इनपुट स्ट्रीम रीडर। ये एक इनपुट स्ट्रीम को लेता है और उसे रीडर में बदल देता है, जो कैरेक्टर्स पर काम करता है। अच्छा, तो system.in को इनपुट स्ट्रीम रीडर में डाला, अब कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। और अगर हमें पूरी लाइन एक बार में पढ़नी हो तो हम इस इनपुट स्ट्रीम रीडर को फिर से बफर्ड रीडर में लपेट सकते हैं। अरे वाह, फिर से रैपिंग। हाँ, तो पूरी चेन बन जाती है। system.in जो कि बाइट सोर्स है, उसे दिया इनपुट स्ट्रीम रीडर को, जो बाइट से कैरेक्टर कन्वर्टर है, और उसे दिया बफर्ड रीडर को, जो बफर्ड कैरेक्टर रीडर है और जिसमें रीड लाइन मेथड है। वाह, ये तो दिखाता है कि कैसे ये छोटी छोटी क्लासेस एक दूसरे के ऊपर जुड़कर ज्यादा शक्तिशाली चीज बनाती हैं। हाँ बिल्कुल, ये डेकोरेटिव पैटर्न का बेहतरीन उदाहरण है, जैसा हमारे FAQ स्रोत में भी बताया गया है। आप एक बेसिक स्ट्रीम से शुरू करते हैं और उस पर जरूरत के हिसाब से डेकोरेटर क्लासेस की परतें चढ़ाते जाते हैं। मतलब इसे सजावट करते हैं? हाँ, एक तरह से बफरिंग के लिए, कैरेक्टर कन्वर्जन के लिए, लाइन रीडिंग के लिए हर परत एक नई क्षमता जोड़ती है। जैसे एक प्लेन केक बेस पर आप फ्रॉस्टिंग, फिर स्प्रिंकल्स, फिर चेरी लगाते हैं। हर चीज उसे बेहतर बनाती है। बढ़िया एनोलॉजी है। एक और खास काम, अगर हमें सीधे जावा के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इंट, फ्लोट, बुलियन वगैरह को बाइनरी फाइल में सेव करना हो तो टेक्स्ट के तौर पर नहीं बल्कि उनके बाइनरी रूप में,
उसके लिए डेटा आउटपुट स्ट्रीम और डेटा इनपुट स्ट्रीम है। डेटा। हाँ, डेटा आउटपुट स्ट्रीम को आप किसी आउटपुट स्ट्रीम जैसे बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम पर बनाते हैं और फिर उसमें राइट इंट, राइट डबल, राइट बुलियन जैसे मेथड इस्तेमाल करके प्रिमिटिव वैल्यूज लिख सकते हैं। ओ, तो हर टाइप के लिए अलग मेथड है। जी। इसी तरह डेटा इनपुट स्ट्रीम में रीड इंट, रीड डबल, रीड बुलियन जैसे मेथड्स होते हैं उन्हें वापस पढ़ने के लिए। ये सुनिश्चित करते हैं कि डेटा ऐसे फॉर्मेट में लिखा जाए जो किसी भी मशीन पर सही से पढ़ा जा सके, मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये भी काम का है। और अब आते हैं जावा आईओ के एक बहुत ही पावरफुल फीचर पर, जिसके बारे में अक्सर बात होती है, ऑब्जेक्ट्स को सेव करना और लोड करना। हाँ, सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन। ये क्या है और क्यों जरूरी है? ये वाकई बहुत काम का कॉन्सेप्ट है। सीरियलाइजेशन का मतलब है किसी जावा ऑब्जेक्ट की पूरी स्टेट, मतलब उसके सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स की वैल्यू, उसको बाइट्स की एक स्ट्रीम में बदल देना। ऑब्जेक्ट को बाइट्स में बदलना? हाँ, इस बाइट स्ट्रीम को आप फाइल में सेव कर सकते हैं, नेटवर्क पर भेज सकते हैं, डेटाबेस में डाल सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को मेमोरी से बाहर एक पर्सिस्टेंट, टिकाऊ रूप में स्टोर कर सकते हैं। और डीसीरियलाइजेशन इसका उल्टा हुआ, उस बाइट स्ट्रीम से वापस असली ऑब्जेक्ट को मेमोरी में जिंदा करना। बिल्कुल, आप सेव किए हुए ऑब्जेक्ट को बाद में वापस ला सकते हैं उसी स्टेट में। लेकिन जावा को कैसे पता चलेगा कि किस ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज किया जा सकता है? इसके लिए उस ऑब्जेक्ट की क्लास को java.io.serializable इंटरफेस लागू करना होता है। सीरियलाइजेबल इंटरफेस? हाँ, ये एक खास तरह का इंटरफेस है। इसे मार्कर इंटरफेस कहते हैं। इसमें कोई मेथड नहीं है जिसे आपको लिखना पड़े। ये बस JVM के लिए एक निशान या झंडा है कि हाँ, इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को सीरियलाइज करने की इजाजत है। तो बस इंटरफेस लगा दो और काम हो गया। ऑब्जेक्ट को लिखने पढ़ने के लिए कौन सी क्लासेस हैं? इंटरफेस लगाना पहला कदम है, बिल्कुल। लिखने के लिए आप ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम? हाँ, इसे आप किसी आउटपुट स्ट्रीम जैसे फाइल आउटपुट स्ट्रीम पर बनाते हैं और फिर राइट ऑब्जेक्ट मेथड से अपना सीरियलाइजेबल ऑब्जेक्ट उसमें लिख देते हैं। और पढ़ने के लिए? रीड ऑब्जेक्ट मेथड बाइट स्ट्रीम से ऑब्जेक्ट को वापस बनाता है। अच्छा। ध्यान दे के रीड ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट टाइप लौटाता है जिसे आपको सही क्लास में कास्ट करना पड़ता है। कास्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या ऑब्जेक्ट की हर चीज सीरियलाइज होती है? मान लीजिए कोई पासवर्ड जैसा फील्ड है या कोई अस्थायी डेटा। अच्छा सवाल है। नहीं, जरूरी नहीं कि सब कुछ हो। अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट का कोई खास इंस्टेंस वेरिएबल यानी फील्ड सीरियलाइज ना हो, तो आप उसे ट्रांजिएंट कीवर्ड से मार्क कर सकते हैं। ट्रांजिएंट मतलब अस्थायी, तो ये फील्ड्स सेव नहीं होंगे? सही। ट्रांजिएंट फील्ड्स सीरियलाइजेशन प्रक्रिया में नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। ओह। जब ऑब्जेक्ट डीसीरियलाइज होता है तो उन ट्रांजिएंट फील्ड्स को उनकी डिफॉल्ट वैल्यू मिलती है, जैसे ऑब्जेक्ट्स के लिए नल, नंबर्स के लिए 0, बुलियन के लिए फॉल्स। ये कब काम आता है? ये उन चीजों के लिए उपयोगी है जो या तो संवेदनशील है, जैसे पासवर्ड, या जिन्हें रन टाइम पर दोबारा कैलकुलेट किया जा सकता है, या जो सिर्फ रन टाइम में मतलब रखते हैं और सेव करने का कोई मतलब नहीं। समझ गया। सीरियलाइजेबल तो आसान लगता है, बस मार्क करो। लेकिन स्रोत में एक्सटर्नलाइजेबल का भी जिक्र है, ये क्या अलग है? एक्सटर्नलाइजेबल भी सीरियलाइजेशन के लिए ही है और ये सीरियलाइजेबल को एक्सटेंड भी करता है, लेकिन ये मार्कर नहीं है। मतलब? अगर कोई क्लास एक्सटर्नलाइजेबल लागू करती है तो उसे 2 मेथड खुद लिखने पड़ते हैं, राइट एक्सटर्नल और रीड एक्सटर्नल। खुद लिखने पड़ते हैं? हाँ, इन मेथड्स के अंदर डेवलपर को पूरी तरह से कंट्रोल मिलता है कि ऑब्जेक्ट का कौन सा डेटा किस क्रम में और किस फॉर्मेट में लिखा और पढ़ा जाएगा। ओह, तो इसमें डेवलपर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है लेकिन कंट्रोल भी ज्यादा मिलता है। बिल्कुल, आप तय कर सकते हैं कि ठीक क्या सेव करना है, शायद डेटा को कंप्रेस करना है या ट्रांजिएंट या स्टैटिक फील्ड्स को भी हैंडल करना है। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है लेकिन ज्यादा जटिल भी। तो ज्यादातर लोग सीरियलाइजेबली यूज करते होंगे? हाँ, ज्यादातर मामलों में जब आपको डिफॉल्ट सीरियलाइजेशन ठीक लगता है तो सीरियलाइजेबल का इस्तेमाल करना काफी आसान रहता है। एक्सटर्नलाइजेबल खास जरूरतों के लिए है। ठीक है, ये तो काफी जानकारी हो गई। जावा आईओ में वाकई बहुत कुछ है। क्या हम मुख्य बातों को जल्दी से समेट सकते हैं, एक रिकैप जैसा? जरूर। कुछ जरूरी बातें याद रखने लायक हैं। बताइए। पहला, टेक्स्ट के लिए रीडर राइटर परिवार, बाइनरी के लिए इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम परिवार। ये बेसिक फर्क है। ठीक है। दूसरा,
बाइट स्ट्रीम से कैरेक्टर पढ़ने के लिए इनपुट स्ट्रीम रीडर एक ब्रिज की तरह है। तीसरा, परफॉर्मेंस के लिए बफरिंग जरूरी है। बफर्ड क्लासेस का इस्तेमाल करें, ये डेकोरेटर पैटर्न का उदाहरण है। बफरिंग मत भूलो, ठीक है। चौथा, फाइल क्लास फाइल सिस्टम से इंटरैक्ट करने के लिए है मेटा डेटा डायरेक्टरी ऑपरेशंस। डेटा पढ़ने लिखने के लिए स्ट्रीम्स हैं। राइट। पांचवा, ऑब्जेक्ट्स को सेव लोड करने के लिए क्लास सीरियलाइजेबल होनी चाहिए या फिर एक्सटर्नलाइजेबल अगर कस्टम कंट्रोल चाहिए। और ट्रेजिएंट फील्ड सीरियलाइज नहीं होते। ओके। और छठा, सबसे जरूरी, स्ट्रीम्स को हमेशा क्लोज करें और उसके लिए ट्राई विद रिसोर्सेज को प्राथमिकता दें। फ्लश सिर्फ डेटा भेजता है, क्लोज भेजकर बंद करता है। बहुत बढ़िया सारांश। तो हमने देखा कि जावा हमें अलग अलग तरह के डेटा और स्रोतों से निपटने के लिए कितने सारे विकल्प देता है। सही टूल चुनना, परफॉर्मेंस का ध्यान रखना, बफरिंग का इस्तेमाल और ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन जैसी तकनीकों को समझना, ये सब जावा में डेटा के साथ कुशलता से काम करने के लिए जरूरी हैं। बिल्कुल, और यहाँ एक विचार है आगे सोचने के लिए। हाँ, आज हमने जो देखा वो क्लासिक जावा आईओ है, लेकिन टेक्नोलॉजी रुकती नहीं है। जावा में NIO, न्यू IO और NIO.2 भी हैं, जो नॉन ब्लॉकिंग IO और ज्यादा एडवांस्ड फाइल ऑपरेशंस देते हैं। NIO, हाँ सुना है। तो सवाल ये उठता है कि आज सीखी गई ये बुनियादी तकनीकें कहाँ तक काम आती हैं जब हम बहुत बड़े डेटा सेट की बात करते हैं, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स या हजारों एक साथ नेटवर्क कनेक्शंस वाले हाई परफॉर्मेंस सर्वर की। तो क्या ये तरीके काफी हैं? अच्छा सवाल है। या इनकी सीमाएं सामने आने लगती हैं? कब हमें NIO जैसे ज्यादा आधुनिक तरीकों की तरफ देखना पड़ता है? बड़े पैमाने और हाई परफॉर्मेंस की जरूरतें इन मूलभूत IO तकनीकों को कैसे चुनौती देती हैं, ये सोचना दिलचस्प है। वाकई सोचने वाली बात है। भविष्य की दिशा क्या है IO में? खैर, इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और सुनने वालों का भी शुक्रिया।